राज्य शिक्षा केंद्र के पहल अब पढ़ाई नहीं रुकेगी पर नगर शिक्षा केंद्र एक जबलपुर के समर्पित तथा उत्साही शिक्षकों के माध्यम से तैयार किए गए हमारे सायंकालीन पाठ्य वस्तु आधारित शिक्षण के प्लेटफॉर्म पर हमारी आज दिनांक 28 सितंबर की लर्निंग गणित विषय के चतुर्भुजों के समझ पर आधारित है तथा आज के हमारे गणित एक्सपर्ट हैं श्री प्रकाश तोमर। श्री तोमर शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रामपुर छापर जबलपुर के प्रधान अध्यापक हैं। आज के इस बेहतरीन लर्निंग के प्रारंभ में मैं प्रमोद श्रीवास्तव विकासखंड अकादमिक समन्वयक नगर शिक्षा केंद्र एक जबलपुर आप सभी विषय के जिज्ञासुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के अपने स्लोगन से आइए गणित की इस बेहतरीन लर्निंग के लिए आमंत्रित करें श्री प्रकाश तोमर सर को। नमस्कार मित्रों, पुनः एक बार स्वागत है आपका गणित की इस लर्निंग क्लास में, जिसमें आज हम विषय हमने लिया है चतुर्भुजों की समझ। उसमें पिछले कक्षा में जो हमने ज्ञान अर्जित किया था उस ज्ञान के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ 5 मिनट में मैं संक्षेप में आपको पुनः वो बिंदु जो आगे चतुर्भुजों की समझ में आवश्यक है वो पुनः आपको दोहरा दूँ। सबसे पहला बिंदु जो आता है वह है समतल सतह। जैसा कि आप पेपर पर देखते हैं, खाने की टेबल पर देखते हैं या ब्लैक बोर्ड को आप देखते हैं, इस प्रकार की सतहें कहलाती हैं समतल सतह। और इसके बाद अगला बिंदु जो हमें समझना है वह है समतल वक्र। यदि हम किसी प्लेन सतह पर बिना पेन पेंसिल या चौक उठाए हम कुछ बिंदुओं को इस प्रकार यदि हम उनको मिलाते हैं तो जो आकृति हमें प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे समतल वक्र। समतल वक्र में 2 प्रकार हमने देखे थे, समतल खुला वक्र, और यदि हम इस प्रकार से कर दें तो ये हो जाएगा समतल बंद वक्र। तीसरा बिंदु जो आया था जो विशेष रूप से चतुर्भुजों की ओर हमें ले जाएगा वह है बहुभुज। बहुभुज में हमने छोटी कक्षा में पढ़ा है त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षट्भुज, सप्तभुज। इस प्रकार भुजाओं की संख्या के आधार पर नामकरण किए जाते हैं। और फिर बहुभुजों में एक बिंदु और आता है जो आगे हमें कुछ प्रश्नों में मदद करेगा, वह है बहुभुजों का विकर्ण। त्रिभुजों में विकर्ण नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको परिभाषा में बताया था कि 2 लगातार न आने वाले बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड वो कहलाता है विकर्ण। जैसे मैं इसका नाम दूं ABCD, तो इस चतुर्भुज में A और अगला B बिंदु छोड़ते हुए C को मिलाएं तो ये जो रेखाखंड है ये कहलाएगा विकर्ण और ये कहलाएगा दूसरा रेखाखंड। विकर्ण के पश्चात जो अगला बिंदु है जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था वह है उत्तल और अवतल बहुभुज। यदि इस प्रकार की कोई आकृति है, ये इस प्रकार की आकृति है, वर्ग है, आयत है, पंचभुज है, ये कहलाएंगे उत्तल बहुभुज। और यदि इसी आकृति में इसका कोई भाग आकृति के भीतर धंसा हो तो उसे हम कहेंगे अवतल बहुभुज या कॉनकेव पॉलीगॉन। और उत्तल बहुभुज अर्थात कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। आकृतियों के आधार पर उत्तल व अवतल बहुभुज। इसके पश्चात बहुभुजों की भुजाओं और उनके कोणों के गुणों के आधार पर पुनः हम बहुभुज को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक भाग नियमित बहुभुज कहलाएगा, दूसरा प्रकार कहलाएगा अनियमित बहुभुज। नियमित अर्थात रेगुलर पॉलीगॉन, अनियमित अर्थात इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ये 2 बहुभुज के प्रकार मुख्य तौर पर है। यदि किसी बहुभुज में हम पाते हैं तो उसके सभी कोण और उसकी सभी भुजाएं ये आपस में बराबर हैं तो ऐसा बहुभुज कहलाएगा नियमित बहुभुज या
रेगुलर पॉलीगॉन और इन दो में से यदि कोई एक भी गुण नहीं मिलता है, दोनों गुण ही प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसा बहुभुज कहलाएगा अनियमित बहुभुज। उदाहरण यदि आप चाहें तो हम ले सकते हैं एक समबाहु त्रिभुज, इस संकेत भुजाओं के बराबर होने का है, तो इसकी सभी भुजाएं बराबर समबाहुभुज की और इसके तीनों कोण भी बराबर, तो यह एक नियमित बहुभुज का उदाहरण है। यदि हम वर्ग ले लें, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, तो यह भी नियमित बहुभुज का उदाहरण है। लेकिन यदि हम आयत को लें तो आयत के सभी कोण बराबर हैं, अर्थात एक गुण तो इसमें है, एक शर्त ये पूरा करती है आकृति, लेकिन इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए आयत नियमित बहुभुज ना होकर के अनियमित बहुभुज होगा। तो ये दो प्रकार के बहुभुजों की भुजाएं और उनके कोण के आधार पर अब हम आगे एक महत्वपूर्ण, यहाँ तक का हमने पिछली कक्षा में देखा था, इसके बाद एक महत्वपूर्ण सूत्र जो बहुभुजों के अंतःकोणों से संबंधित है, उस सूत्र के लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं और फिर उस सूत्र की हम उत्पत्ति करेंगे कि किसी बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योग कितना होता है। अब आप इस रेखा चित्र को देखें ध्यान से। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं 180 अंश होता है। इसकी भुजाएं 3 हैं, समस्त अंतःकोणों का योग 180 अंश। हम दूसरे चित्र पर आए, यहाँ हमारे पास एक चतुर्भुज है, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा। इस चतुर्भुज में हमने विकर्ण खींच दिया और इसके हमने दो भाग कर दिए। अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो दो त्रिभुजों के तीनों अंतःकोणों का योग यदि हम निकालें तो 180 का डबल, 180 का दुगुना, वो हमें प्राप्त होगा 360 अंश। हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणित 180। तो जब हमारे पास 3 भुजाएं थी तो समस्त कोणों का योग था 3 अंतःकोण का योग। जब हमारे पास में दूसरे चित्र में दो त्रिभुज हो गए तो योग हो गया 2 गुणित 180 अंश। अर्थात इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि भुजाएं हैं 4, 2 को लिखना है तो हम लिख सकते हैं 4 ऋण 2 या 4 माइनस 2 गुणित 180। 2 को हमने इस प्रकार लिख दिया। हम एक सूत्र बनाना चाह रहे हैं जहां हम 180 को लिख सकते हैं 1 गुणित 180, और इसे भी हम इस रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज में कुल भुजाएं 3 ऋण 2 गुणित 180। ये हमने 1 को लिख दिया 3 ऋण 2, और इससे हम अपने चित्र को मिलाएं तो हम देखेंगे यहाँ 3 भुजाएं हैं, तो 3 ऋण 2 गुणित 180 इस आकृति की है जिसे हम त्रिभुज कहते हैं, समस्त अंतःकोणों का योग है 3 ऋण 2 अर्थात 1 गुणित 180 180। दूसरे चित्र पर हम आए तो हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुए। एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश, दूसरे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग भी 180 अंश, कुल हो गया 2 गुणित 180 अंश। 2 को हमने इस प्रकार लिख दिया 4 ऋण 2 गुणित 180। बात वही हो गई, और हम ये समझना चाह रहे हैं कि किस प्रकार यह सूत्र समस्त अंतःकोणों के योग को बताता है। वह सूत्र
उस आकृति की भुजाओं से इस प्रकार संबंध रखता है। तो यहाँ पर 4 भुजाएं हैं, तो यहाँ हो गया 4 × 2। और आगे आप देखें इसी प्रकार इस चित्र को दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। इस तीसरी आकृति में हमारे पास एक पंचभुज है, इसमें 5 भुजाएं हैं। इसमें हमने 2 विकर्ण प्राप्त किए, तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या हो गई 1, 2, 3। और इस प्रकार हम तीनों त्रिभुजों के अंतःकोणों को जोड़ें तो हमें इस आकृति के समस्त अंतःकोणों का योग प्राप्त होगा। एक त्रिभुज के अंतःकोणों को 180 अंश, तो 3 त्रिभुज है तो ये हो गया 3 × 180 अंश। और फिर हम इसी प्रकार जैसे हमने इन 2 आकृतियों में सूत्र बनाने का प्रयास किया, हम अंतःकोणों के योग को इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आप देखें चित्र में टोटल सभी अंतःकोणों का योग आ गया। एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, 180 180 180, 3 × 180 अंश। 3 को हमने लिख दिया 5 × 2 180। बात वही हो गई, लेकिन यह एक सूत्र के रूप में अंतःकोणों का योग हमें प्राप्त हुआ। इस आकृति में 5 भुजाएं हैं, 5 × 2 = 180। आइए इस चौथे चित्र से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सूत्र इस प्रकार से भुजाओं से रिलेटेड है। इसमें आप देखिए यह षडभुज है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें कुल 6 भुजाएं हैं। हमने विकर्णों के द्वारा इस षडभुज को 4 त्रिभुजों में विभाजित कर दिया। हमारे पास 1 2 3 और 4, कुल हमारे पास में 4 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज के अंतःकोण को 180 अंश, तो चारों त्रिभुजों के अंतःकोणों का योग हो गया 4 × 180 अंश। पुनः हमने इसी प्रकार 4 को विभक्त करके लिख दिया 6 - 2 × 180, 6 × 2 = 180। यहाँ पर भी आप देखिए अंतःकोणों का योग भुजाओं की संख्या से संबंधित है। 6 भुजाएं हैं, 6 - 2 × 180, 6 × 2 = 180। 5 भुजाएं हैं, 5 × 2 = 180। यदि आकृति में 4 भुजाएं हैं, 4 × 2 = 180। इस प्रकार से किसी भी बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योग प्राप्त करने के लिए हमें एक सूत्र प्राप्त हो रहा है। और हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, इसको व्यापक रूप में समझते हैं। इस प्रकार यदि 3 भुजाएं हैं, 3 × 2 = 180। यदि 4 भुजाएं हैं तो 4 × 2 = 180। और यदि उस आकृति में उस बहुभुज में 5 भुजाएं हैं तो उसके समस्त अंतःकोणों का योग 5 × 2 = 180। क्रमशः बढ़ते हैं, 6 भुजाएं हैं तो 6 × 2 = 180। और इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी बहुभुज में n भुजाएं हो तो उसके समस्त अंतःकोणों का योग इन्हीं उदाहरणों से, इन्हीं आकृतियों के आधार पर हम लिख सकते हैं कि n भुजाओं वाले किसी बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योग वो होगा भुजाओं की संख्या जो कि n है -2 × 180। तो ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपको किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करने में काम आएगा। और साथ ही यदि हमें समस्त अंतःकोणों का योग दिया है या कोई ऐसी आकृति है जिसकी सब भुजाएं बराबर है, अगर वो समबाहुभुज है तो उसके सभी कोण बराबर होंगे। तो यदि ऐसी किसी आकृति का जो कि समबाहुभुज है उससे यदि हमें एक कोण पता होगा तो हम उसके भुजाओं की संख्या n का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे हम देखते हैं कुछ प्रश्नावली के प्रश्न जिससे यह सूत्र की उपयोगिता आपको समझ में आएगी। यह सूत्र बहुभुज का नाम या बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताने में सहायक है, साथ ही उसके समस्त अंतःकोणों का योग बताने में भी यह सूत्र सहायक है। हम लेते हैं प्रश्नावली का चौथा प्रश्न। यह आपके
पाठ्य पुस्तक का चौथा प्रश्न है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 7 है, n अर्थात भुजाओं की संख्या, यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 7 है तो आप याद कीजिए कि उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा। हमारे पास सूत्र है किसी बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योग n - 2 × 180। हमें दिया गया है प्रश्न में भुजाओं की संख्या 7। हम आरंभ करते हैं सूत्र से। n का मान 7 ऋण 2 गुणित 180, हल किया 5 गुणित 180, इस प्रकार में प्राप्त हुआ 980। तो यदि हमको किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या दी हो तो उसके हम समस्त अंतःकोणों का योग इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आप इस प्रश्न को और अच्छे समझ सकें। अब मान लीजिए भुजाओं की संख्या आपको दी गई है 10। किसी बहुभुज में 10 भुजाएं हैं, उसके समस्त अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो पुनः सूत्र में हम आते हैं। हमारे पास अभी n का मान 10 है, हमने n का मान 10 इस सूत्र में प्रतिस्थापित कर दिया। 10 × 2 8 गुणित 180, और इस प्रकार 8 गुणित 180 करने पर हमें प्राप्त होगा 1440 अंश। तो ऐसा बहुभुज जिसमें कि 10 भुजाएं होंगी उसके सभी अंतःकोणों का योग होगा 1440 अंश। तो ये कुछ प्रश्नावली से हमने लिए। आप भी इसे प्रश्नावली से और प्रश्नों को हल कर सकते हैं सूत्र के द्वारा। अब इसी सूत्र पर आधारित अगला प्रश्न हम लेते हैं कि आपको बताना है उस बहुभुज का नाम जिसकी भुजाओं की संख्या हमको दी गई है। अब हमारे पास में भुजाओं की संख्या है। पहला प्रश्न है इसका, आपके पाठ्यपुस्तक में 5वां प्रश्न है। किसी बहुभुज में 3 भुजाएं हैं और उस बहुभुज का नाम बताएं। तो हम इस सूत्र के द्वारा उसका नाम दे सकते हैं। यदि उसमें 3 भुजाएं हैं तो आप छोटी कक्षा जानते हैं कि 3 भुजाओं वाला बहुभुज त्रिभुज कहलाता है। n का मान 3 2 गुणित 180, 3 - 2 प्राप्त हुआ 1 × 180, यह आ गया 180 180। अब ये तो प्राप्त हुआ कोणों का योग, लेकिन दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि 3 भुजाएं हैं, ऐसे बहुभुज का नाम बताएं। तो बहुभुज का नाम खाली त्रिभुज बोलने से नहीं, क्योंकि त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं। 180 अंश त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, लेकिन त्रिभुज कौन सा, यह बताने के लिए हमें यह देखना होगा कि ये किस प्रकार का बहुभुज, किस प्रकार का त्रिभुज। इसमें आप देखेंगे कि प्रत्येक कोण यदि 60 अंश का है तो ये आकृति त्रिभुज 180 अंश का कोण तीनों अंतःकोणों का योग है, यह आकृति कहलाएगी समबाहु त्रिभुज। इसी का एक और प्रश्न हम लेते हैं। जिसमें कि आपको दिया गया है 4 भुजाएं हैं। प्रश्न थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो 4 भुजाएं समान है, ये इसमें चीज नहीं दी गई। पहले भी ये बात मैं बताना भूल गया था आपको कि तो 3 भुजाएं हैं, तीनों बराबर है। अब जो अगला प्रश्न है उसमें दिया है किसी बहुभुज में 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं समान है। हम पुनः सूत्र पे आते हैं, n - 2 × 180।
समस्त अंतःकोणों का योग, हमारे पास n का मान 4 है, 4 × 2 = 180, 7 हुआ 2 × 180, ये आया 360। 4 भुजाएं चतुर्भुजों का, लेकिन चतुर्भुज कई प्रकार के हैं। छोटी कक्षा में पढ़ा है कि चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो चूंकि चारों भुजाएं समान हैं और जिस आकृति में सभी भुजाएं समान होती हैं, तो हमारा छोटी कक्षा का ज्ञान है। यदि सभी भुजाएं समान हैं तो सभी कोण भी समान होंगे। तो चतुर्भुज में चारों कोण समान होंगे, क्योंकि चारों भुजाएं समान हैं। कुल योग आ गया 360। तो 360 में हम 4 कोण का भाग देंगे, तो एक कोण का मान आएगा आपका, उस आकृति का एक कोण 360/4, ये प्राप्त होगा आपको 90। तो ऐसी आकृति, इसमें 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं समान है और प्रत्येक कोण 90 अंश का आ रहा है, तो हम कह सकते हैं यह आकृति एक वर्ग है, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे हम स्क्वायर। इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा हम समान भुजाओं की संख्या वाले बहुभुज का नाम भी दे सकते हैं। अब कुछ चित्रों वाले प्रश्न पर हम आएंगे, इससे आपको यह सूत्र और क्लियर हो जाएगा। इसी प्रश्नावली, इसका नंबर है 3.1, उस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं, जिसमें कि कुछ आकृतियां हमें दी गई हैं। उसमें अज्ञात कोण x दर्शाया गया है। आइए मैं चित्र आपको सामने रखता हूँ। अब आप देखिए ये चित्र, इसमें हमारे पास एक चतुर्भुज है, जिसमें हमें 3 कोण पता है और हमें चौथा कोण ज्ञात नहीं। चतुर्भुजों के चारों कोणों का योग 360 होता है। ये आगे की कक्षाओं में भी है और छोटी कक्षाओं में भी कहीं पता, लेकिन हमने जो सूत्र अभी डिराइव किया, जो सूत्र हमने निकाला, जो सूत्र हमने व्युत्पन्न किया कि किसी भी बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योग वो होता है n-2 × 180। इस सूत्र के द्वारा हम इस अज्ञात कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं, n का मान हमारी 4 हो गया। 4 - 2 × 180, that is 2 × 180, ये प्राप्त हुआ 360 अंश। अब हमें इस आकृति के चारों कोणों अंतःकोणों का योग ज्ञात है, जिसमें 3 कोण हमें दिए गए। तो हम चौथे कोण का मान निकालने के लिए, जैसे कि x लिखा गया है, x माना गया है, इस चौथे कोण का मान निकालने के लिए हम समस्त कोणों के योग में से इन तीनों कोणों का योग हटा देंगे। 50 अंश, 130 अंश और 120 अंश। 360 अंश माइनस, इन्हें जोड़ दीजिए, ये योग आया 300। 360 में से 300 हटाया हमने, प्राप्त हुआ 60 अंश। इस प्रकार ये जो आकृति थी, इसमें बने हुए चतुर्भुज इस अज्ञात कोण x, इसका मान होगा 60 अंश। आकृति बी पर आते हैं। इसमें आप देखिए आकृति बी में भी एक चतुर्भुज बना हुआ है और इसमें भी एक कोण अज्ञात है। 2 कोण आपको दिख रहे हैं, तीसरा कोण भी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर है जहाँ मैंने उंगली रखी हुई है, लेकिन ये आपको अपने पूर्व ज्ञान से समझना होगा। ये संकेत अन्य कोणों का है, लेकिन ये जो संकेत है बॉक्स नंबर संकेत, यह केवल समकोण के लिए यूज किया जाता है, अर्थात 90 अंश के कोण के लिए। यहाँ जो हमारा कोण है वाला, यह कोण 90 अंश का है। इस प्रकार हमें इस आकृति में, जिसे चतुर्भुज कहेंगे, इसके 3 कोण ज्ञात हो गए, 70 अंश, 60 अंश और ये वाला कोण 90 अंश। अब ये 90 अंश कैसे है, छोटी कक्षा का ज्ञान से हम दोबारा दोहरा लें।
जब भी किसी सरल रेखा के एक ओर दो कोण बनते हैं या किसी सरल रेखा पर आकर के कोई दूसरी सरल रेखा मिलती है, तो बनने वाले दोनों कोणों को हम कहते हैं रेखीय युग्म। अर्थात ऐसे दो कोण जो मिलकर के एक सरल रेखा का निर्माण कर रहे हो, उन्हें हम कहते हैं रेखीय युग्म। और रेखीय युग्म के दोनों कोणों का योग हमेशा होता है 180। उस ज्ञान के आधार पर हम देख रहे हैं यह सरल रेखा का निर्माण इन दो कोणों के द्वारा हो रहा है। इन दोनों का योग 180 अंश होगा। यह 90 अंश का निशान है, 90 अंश का कोण है, तो दाहिनी ओर भी यह 90 अंश का कोण होगा। इस प्रकार हमें तीन कोण ज्ञात हो गए और इस प्रश्न की भांति ही हम चारों कोणों का योग जो कि 360 आएगा, उस 360 में से चारों कोणों के योग में से हम इन तीन कोणों को जोड़कर हटा देंगे तो हमें यह ज्ञात कोण x ज्ञात हो जाएगा। तो ये दो सवाल लगभग एक जैसे थे, केवल एक ये चीज थी पुरानी कक्षा के ज्ञान पर आधारित थी कि रेखीय युग्म बनाने वाले कोण का योग 180 अंश होता है। क्योंकि ये 90 अंश का है तो दूसरा कोण भी 180 अंश माइनस 90 अंश का होगा और तीन कोण ज्ञात हो गए। तो हम चारों कोणों के योग में से तीनों को हटा करके और चौथा कोण निकाल सकते हैं। अब आते हैं अगली आकृति पर। अब आप देखें सी, यहां आप देखिए यहां पर एक पंचभुज बना हुआ है। ये पंचभुज, इस पंचभुज में आपको ऊपर का शीर्ष कोण ज्ञात है 30 अंश। ये दो कोण बराबर दिखाए गए हैं, x माना गया है। ये दो कोण आधार के हमें ज्ञात नहीं है, परंतु इसके बाह्य कोण हमें ज्ञात है। दाहिनी ओर का बाह्य कोण 60 अंश का है, तो बाईं ओर का बाह्य कोण 70 अंश का है। पुनः वह चीज जो मैंने पिछले सवाल में आपको बताई, उसी गुण का हम उपयोग करेंगे। रेखीय युग्म एक शब्द आया, यहां आप ध्यान से देखें, इस आसन्न रेखा के दोनों रेखे कोण बन रहे हैं। क्योंकि ये कोण मिलकर के एक सरल रेखा बनाते हैं इस प्रकार, ये कोण और ये दूसरा कोण, ये और ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं सरल रेखा। इस प्रकार जब कोई दो कोण मिलकर सरल रेखा का निर्माण करते हैं तो हम कहते हैं वो रेखीय युग्म बनाते हैं। तो वह स्थिति यहाँ भी आई, ये रेखीय युग्म बना रहे हैं। रेखीय युग्म के दोनों कोण 180 अंश होता है। बाईं ओर का कोण 70 अंश का है, तो दाहिनी ओर का कोण ये 70 अंश का है, तो दाहिनी ओर का कोण होगा 110 अंश। वही चीज यहाँ आप देखें, इस रेखा एक तरफ 60 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पुनः वही स्थिति निर्मित हुई, रेखीय युग्म। ये दो कोण मिलकर बना रहे हैं रेखीय युग्म, दोनों का योग 180 अंश होगा। दाहिनी ओर का कोण 60 अंश, तो बाईं ओर का कोण होगा 120। तो हमें ये दो कोण प्राप्त हो गए। शीर्ष कोण 30 पता है। अब इसके बाद यह अज्ञात कोण कैसे ज्ञात करें, x का मान कैसे ज्ञात करें, तो हम पुनः उसी सूत्र पे आते हैं जो सूत्र हमने अभी डिराइव किया था, व्युत्पन्न किया था, उस सूत्र पर हम आते हैं। तो हम देखेंगे कि आकृति में ड्रॉ कर दूं आपके लिए। शीर्ष कोण, दोनों कोण बराबर, ये बाह्य कोण 70 अंश, ये बाह्य कोण 60 अंश। हमने रेखीय युग्म के गुण के आधार पर क्या किया, ये वाला कोण हमारा होगा 110 अंश, और उसी गुण के आधार पर ये वाला कोण होगा 120 अंश। हमारी इस आकृति में यदि हम इसके नाम दे दें A B C D E, चित्र में छूट गए ना, आसानी होगी। ध्यान देखिए, हम ABCD, ये हमारा जो पंचभुज है, इसमें ये दो कोण बराबर है जो हमें ज्ञात करने हैं।
इनको कैसे ज्ञात किया जाए, उसका तरीका है इसके सभी अंतः कोणों का योग हम निकाल लें और उसमें से ज्ञात कोणों को हटा देंगे, हमें दो कोण ज्ञात हो जाएंगे। हमारे पास भुजाओं की संख्या है 5। हमारा सूत्र है सभी अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180, n का मान 5 तो 180, ये आ गया 3 और 180, तो ये हमें प्राप्त हुआ 540। ये हुआ सभी पांचों कोणों का योग, हमारे पुराने सूत्र। अब इस योग में से हम इन 3 कोणों को हटाएं। देखते हैं हमें x का मान कितना प्राप्त होता है। तीस अंश, x अंश, 110 अंश, 120 अंश और पुनः x। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कोण ए, बी, सी, डी और ई, इन समस्त कोणों का योग हमने प्राप्त किया 540। हमें x का मान ज्ञात करना है। इन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और जोड़ करके इनका पक्षांतर कर देंगे। x और x बीजी व्यंजक जुड़ जाएंगे, 2x दाएं तरफ है 540, इन्हें जोड़िए तो आपको प्राप्त होगा 110 और 30 140, 140 और 120, 140 और 120 आपका हुआ जोड़ करके 260। पक्षांतर के बाद माइनस साइन छोटी संख्या विज्ञान के आधार पर घटाया हमने 0, 14 6 8 ये प्राप्त हुआ इन दो समान कोणों का योग। हमें ज्ञात करना है x का मान। थोड़ी कक्षाओं विज्ञान के आधार पर हमने सीखा है पक्षांतर, तो ऊपर से नीचे और से काट देंगे आप, तो आपको प्राप्त होगा 140। इस प्रकार उस सूत्र के द्वारा हमने और छोटी कक्षाओं के रेखीय युग्मों वाले सिद्धांत के आधार पर हमने इन अज्ञात कोणों को ज्ञात कर लिया। उस अज्ञात कोण का मान प्राप्त हुआ 140। इसी प्रकार और भी प्रश्नों वाले प्रश्न है, उन्हें भी आप इसी सूत्र से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक सवाल और लेते हैं। अब ये आकृति आप देखिए, आकृति डी, इसमें आप देख रहे हैं एक पंचभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, तो हम इसे कह सकते हैं समपंचभुज। और इस समपंचभुज के प्रत्येक कोण को x माना गया है, x उसका मान रखा गया है। हमें x का मान ज्ञात करना है और आकृति है समपंचभुज। पुनः उसी सूत्र से अगर हम करें, हमारे पास n का मान है 5, भुजाओं की संख्या, समस्त कोणों का योग। इस समपंचभुज के सभी पांचों कोणों का योग बराबर भुजाओं की संख्या -2 गुणित 180 घटाया 3 गुणित 180, यह आ गया 540 सभी कोणों का योग। अब इसमें पूछा x का मान, अर्थात इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा। तो छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है किसी आकृति में जितनी भुजाएं हैं उतने ही कोण बनते हैं। ये पंचभुज है तो उसमें कोणों की संख्या होगी 5। अब एक कोण x अंश का माना गया है, 5 कोणों का योग हो गया 5x। ये कोण x अंश का है तो 5 कोण हुए 5x। हमारा सूत्र कहता है
जबकि इस आकृति के सभी कोणों का योग होगा 540। x मानने पर सभी कोणों का योग आया 5x और सूत्र में भुजाओं की संख्या रखने पर प्राप्त हुआ 540। हमने तुलना कर दी x का मान निकालने के लिए 5 का पक्षांतर करेंगे हम छोटी कक्षाओं ज्ञान के आधार पर भाग की संख्या गुणा की संख्या भाग में तो 540 इसे कट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x का मान 108 अर्थात समपंचभुज के प्रत्येक कोण का मान होगा 108। इस प्रकार सूत्र हमने एक जो सूत्र इसी बहुभुज के अंतःकोणों के लिए ज्ञात किया था उस सूत्र के आधार पर हमने कुछ सवालों को देखा। अब पुनः आपसे अगली कक्षा में भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।